काहे राधा नची काहे नौमन तेल बिकाई ब्राह्मण राष्ट्रवाद की विचारधारा का पोषक है कि हम नुक्कड़ या चौराहे पर जाते हैं तो तमाम लोगों में हम ये कहते सुनते हैं कि दद्दन मिश्रा जी को टिकट अगर लोकसभा का मिलता तो शायद आज ये लोकसभा के सांसद होते। लोगों का प्रेम है, स्नेह है। हम अपने संकल्प पर अच्छी भावना के साथ, अच्छे मन के साथ काम करते रहे तो मंजिल अपने आप मिलती गई। और हमने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि अगर आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी सेवा करने का अवसर मिला तो मैं पिछले 50 वर्षों के पिछड़ेपन को आने वाले 5 वर्षों में दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की भी बड़ी गंभीर समस्या थी और हमने देश की संसद में भी इस विषय को रखा था कि जो है श्रावस्ती को रेल से जोड़ो, समितियों का गठन करके, महासंघर्ष समिति का गठन करके श्रावस्ती से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हुए। पहले दिन से हमने अपने श्रावस्ती की इस पुरानी जायज मांग को मजबूती के साथ संसद में रख करके और लगातार 5 साल हमारे प्रयासों का परिणाम रहा। इसमें ही भूमि पूजन शिलान्यास भी तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा हो चुका है। पहली बार इस देश में, इस प्रदेश में जो है विकास जमीन पर उतरता नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित होने। हमने तो जो भी काम किया है जनहित में किया है। केंद्रीय विद्यालय अभी हमारा जो मातृ जनपद है बहराइच, वहां पर अभी मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया है आज तक। लेकिन हम 2014 में जो है हम सांसद चुने गए। 2015 में हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय शुरू करा दिया था अपने श्रावस्ती में और आज उसका भव्य भवन भी बन करके अपने भवन में संचालित हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दद्दन मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है दद्दन मिश्रा जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर कि आपने जब राजनीतिक शुरुआत की तो आपके राजनीतिक शुरुआत में कितने विरोध या कितने अड़चने आई, कितनी चुनौतियों का आपने सामना किया? बिना संघर्ष के तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन जब इरादे नेक हो, भावना अच्छी हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। और समाज सेवा का जो हमने व्रत लिया था, संकल्प लिया था, हम अपने संकल्प पर अच्छी भावना के साथ, अच्छे मन के साथ काम करते रहे तो मंजिल अपने आप मिलती गई। सर, आप इतने वर्षों के राजनीतिक जीवन को आज पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? जब 2005-06 में हमने इस नेपाल सीमावर्ती तराई क्षेत्र में भिनगा विधानसभा में काम करना शुरू किया, उस समय प्रदेश का ही नहीं देश का सबसे पिछड़ा जनपद और सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। और उसके बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमने यही पाया कि पिछले 50 वर्षों से जो इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, जिसकी वजह से पिछड़ेपन का शिकार हुआ है। और उस समय हम 2007 विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और हमने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि अगर आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी सेवा करने का अवसर मिला तो मैं पिछले 50 वर्षों के पिछड़ेपन को आने वाले 5 वर्षों में दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि क्षेत्रवासियों ने अपना असीम प्यार सहयोग आशीर्वाद देकर के 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रतिनिधि चुन करके हमको भेजा। और अपने वादे के अनुरूप हमने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जब हमने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया तो हमें मिला कि बहुत सारे कारण है इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण इस क्षेत्र का शैक्षिक पिछड़ापन रहा है। क्योंकि मेरा मानना है, मेरी सरकार का भी मानना है कि शिक्षा विकास की कुंजी है। तो बहुत सारे कारण थे इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण जो निकल करके आया, शैक्षिक पिछड़ापन इस क्षेत्र के पिछड़ने का प्रमुख कारण रहा है। तो सबसे पहले मैंने इस क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रयास करना शुरू किया और तमाम पुरानी संचालित शिक्षण संस्थाओं को सहयोग देकर के उच्चीकृत किया। बहुत सारी नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कराई और इस क्षेत्र का जो सबसे रिमोट एरिया कहा जाता है आज भी जो है, जो नेपाल सीमावर्ती विकासखंड सिरसिया, तो वहां पर
कोई उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब तक हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब तक हम शिक्षित नहीं होंगी तब तक हम संपूर्ण समाज को शिक्षित करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इंटर पास करने के बाद लड़के तो बाहर जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण भी कर लेते थे, वहां की बेटियां उच्च शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहती थी। तो वहां की खास तौर से बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए हमने व्यक्तिगत प्रयास करके जन सहयोग से एक महाविद्यालय की स्थापना कराई और निश्चित रूप से उस क्षेत्र के बच्चियों की उच्च शिक्षा का एक बहुत अच्छा माध्यम बन करके निकला है। वहाँ की बेटियां भी अब उच्च शिक्षित हो रही हैं। साथ ही साथ जब हम पहली बार विधानसभा विधायक चुनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में आए थे तो बार एसोसिएशन भिनगा में हमको आमंत्रित किया गया था। अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत सारे सुझाव आए थे और बहुत सारे विचार उन लोगों ने व्यक्त किए थे, लेकिन उसमें से जो प्रमुख मांग थी उन लोगों की वो ये थी कि हमारे जनपद में कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान न होने की वजह से जो लोग सक्षम हो तो अपने बच्चों को बाहर भेज करके तकनीकी शिक्षा ग्रहण करा लेते हैं, लेकिन खासतौर से गरीबों के बच्चे तकनीकी शिक्षा से पूर्णतः वंचित रहते हैं। तो हम लोगों की मांग है, अधिवक्ताओं की तरफ से मांग आई थी कि जो है हमारे जनपद में एक तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। उनकी मांग को सह स्वीकार करते हुए हमने तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है विशेष आग्रह करके जो है 2 पॉलिटेक्निक स्वीकृत कराई और 5 विकास खंडों के लिए एक ITI हमने जो है मतलब हमारे आग्रह पर स्वीकृत किया सरकार ने, जो उसी समय जो है बन करके विकासखंड सिरसिया के गब्बापुर में संचालित हो रहा है। बाद में जो है विकासखंड गिलौला के लंगड़ी गुलर में एक दूसरा पॉलिटेक्निक भी बन करके संचालित हो रहा है। वहीं पर जो है एक उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय की भी हमने स्थापना कराई और 5 विकास खंडों के लिए ITI हमने स्वीकृत कराई थी। तो विकासखंड हरिहरपुर रानी और जमुना में तो उसी समय मतलब क्रियान्वित भी हो गया था। बाद की सरकारों में शायद जो है शेष विकास खंडों का काम रह गया, कुछ विकास खंडों में PPP मॉडल पर भी चालू हुआ। तो इस तरह से जो है शैक्षिक उन्नयन के लिए जो हमने भगीरथ प्रयास किया था आज वो फलीभूत होता नजर आ रहा है, जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। और हमारी सरकार इस क्षेत्र के शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो है इसको आकांक्षी जनपद के रूप में एक तरीके से हमारी सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी ने गोद लेकर के विकास के जिन विभिन्न पैरामीटर्स पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के जिन पैरामीटर्स पर पीछे छूट गया था उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए हमारे सरकार के स्तर से भारत सरकार के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से नोडल अधिकारी नामित हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं समय समय पर ऐसे आकांक्षी जनपद के अधिकारियों को मीटिंग लेकर के उनको दिशा निर्देश जारी करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि जो है हमारा ये क्षेत्र जो अति पिछड़े जनपदों में शुमार किया जाता था, अपने पिछड़ेपन से निकल करके जो है शीघ्र विकसित जनपद की श्रेणी में आए। इस दिशा में हम सब लोगों का सतत प्रयास जारी है। दूसरा, उस समय शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य की भी बड़ी गंभीर समस्या थी और हमने देश की संसद में भी इस विषय को रखा था कि हमारे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपदों में जो है संयुक्त जिला चिकित्सालय के बड़े बड़े भवन बन करके तो खड़े हो गए हैं, लेकिन सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। वहां पर न डॉक्टर है, न पैरामेडिकल है, न दवाइयां हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पर जो है मतलब मानक के अनुरूप चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के नियुक्ति के साथ साथ जो है दवाइयों की उपलब्धता की हमने मांग की थी। और आज हमारी सरकार में जो है उन सारे मांगों को क्रियान्वित करके जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारा ये जनपद अच्छा काम कर रहा है। और संयुक्त जिला जनपद चिकित्सालय के अलावा हमारे PHC CHC पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई है, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी जो है नए पंचायत स्तर पर जो है आरोग्य केंद्र स्थापित करके लोगों को अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा अगर उपलब्धियों की हम बात करें तो हमें कहने में गुरेज नहीं है कि जो है आज भी ये हमारा जनपद श्रावस्ती
पहाड़ों पर तो बहुत सारे जनपद होंगे जहां पर आज की तारीख में 1 सेंटीमीटर रेल की लाइन नहीं है, लेकिन मैदानी इलाके का एकमात्र जनपद होगा श्रावस्ती जहां पर आज की तारीख में 1 सेंटीमीटर रेल की लाइन नहीं है, जिसके लिए 1952 से आंदोलन हो रहे थे। यहाँ श्रावस्ती से लेकर के जंतर मंतर तक धरना प्रदर्शन हुए। जो है श्रावस्ती को रेल से जोड़ो समितियों का गठन करके, महासंघर्ष समिति का गठन करके श्रावस्ती से लेकर के जंतर मंतर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन हुए। तमाम सरकारें आएंगी और गई, तमाम जनप्रतिनिधियों ने तरह तरह से वादे भी किए, लेकिन किसी ने भी श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को पूरा करने का काम नहीं किया। 2013 में जब ये मांग चरम पर थी और हम भी भारतीय जनता पार्टी से देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए प्रत्याशिता के दौर में थे, उस समय हमने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से अगर पार्टी ने हमको मौका दिया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो हम अपने श्रावस्ती वासियों की इस पुरानी जायज मांग को संसद में पहले दिन से मजबूती के साथ रख करके इसको यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करूंगा। और हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि पार्टी ने हमें मौका दिया और क्षेत्रवासियों का भरपूर स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सेवा करने का अवसर मिला और अपने वादे के मुताबिक पहले दिन से हमने अपने श्रावस्ती की इस पुरानी जायज मांग को मजबूती के साथ संसद में रख करके और लगातार 5 साल हमारे प्रयासों का परिणाम रहा कि जो है आजादी के बाद की सबसे बड़ी नई रेल लाइन की परियोजना 5000 करोड़ की 240 किलोमीटर की न सिर्फ स्वीकृत हुई, अपितु जो है उसका 2019 में ही भूमि पूजन शिलान्यास भी तत्कालीन रेल मंत्री के द्वारा हो चुका है और परियोजना प्रक्रिया में है। हाँ, उसमें विलंब जरूर कुछ हुआ है, जिसका कारण मैं मानता हूं कि 19 के चुनाव में हम थोड़े वोटों से जो है चुनाव हार गए। अगर हम लोकसभा में होते तो अब तक तो ये जमीन पर उतरती नजर आती, लेकिन फिर भी मैं वादा करना चाहता हूं कि भारत सरकार की परियोजना है। भारत सरकार से जो परियोजना एक बार स्वीकृत हो जाती है वो आज नहीं तो कल होकर के रहेगी और ये परियोजना प्रक्रिया में है। जल्द ही हमारा ये क्षेत्र रेल से भी जुड़ेगा, रेल दौड़ेगी और विकास के मार्ग पर प्रशस्त होगा। सर, विपक्ष का जैसे आरोप है कि आपकी पार्टी ने कई वादे पूरे नहीं किए हैं, आप जनता के सामने क्या जवाब देना चाहेंगे? विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि जो है सकारात्मक आलोचना तो अच्छी बात है, लेकिन जो है उनको ऐसा चश्मा लगाना चाहिए जो कि यथार्थ उनको परिलक्षित हो। और आज विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जितना किया जाएगा उसकी मांग होती रहेगी और होती भी रहनी चाहिए। लेकिन पहली बार इस देश में, इस प्रदेश में जो है विकास जमीन पर उतरता नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है और इस देश और प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। योजनाएं तो पहले भी चलती रहती थी, लेकिन योजनाएं जिनके लिए चलाई जाती थी उनका लाभ लाभार्थियों तक न पहुंच करके बिचौलिए खा जाया करते थे। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुले मन से स्वीकार किया था कि हम भारत सरकार से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है, 85 पैसा बिचौलिए खा जाया करते हैं। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शी योजना लागू करके योजनाएं जिनके लिए चलाई जा रही, चाहे भारत सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, उसका लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज भारत सरकार से 1 रुपया चलता है तो 100 का 100 पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। तो आज आम आदमी, गरीब आदमी तो बहुत सुखी है, प्रसन्न है, हमारी सरकार से प्रसन्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि उस तमाम जनहितकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर के जो है उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। कुछ लोग दुखी हैं और नाराज हैं, हमारी सरकार से नाराज हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी से नाराज हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो 85 पैसा खा जाया करते थे और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो आज ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वही लोग छेद कंडे अपना करके भोली भाले ग्रामीण जनता को भ्रमित और गुमराह करने का कुचक्र रचते रहते हैं। जैसे अभी ये जो है मनरेगा को रिफाइंड करके जो है उसको और बेहतर किया गया है, जी राम जी का नाम दे करके। तो विपक्ष जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो है मनरेगा को समाप्त कर दिया गया।
जबकि सच्चाई यह है कि मनरेगा को और बेहतर किया गया। क्या सर विपक्ष को राम से आपत्ति है इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसे मिली राम की आप? निश्चित रूप से जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारने का काम किया था और राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न प्रशस्त हो पाए, इसके लिए लगातार उच्चतम न्यायालय में जो है उनके तरफ से कुतर्क दिए गए, तो ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं यही कामना कर सकता हूँ। सर जैसे आपके कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों पर आज भी बहस विपक्ष या पक्ष लोग करते हैं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कोई फैसला बदलना चाहेंगे? जैसे कोई काम आपके द्वारा किया गया हो, कुछ लोगों ने इस पर बहस भी किया हो, अगर मौका मिले आपको तो उसको बदलना चाहेंगे या वैसे ही रखना चाहेंगे? नहीं, हमने तो जो भी काम किया है जनहित में किया है। अगर सड़कों की बात की जाए तो आज तो हमारे सरकार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जनपद स्तर से लेकर के और ग्रामीण अंचल तक जो है एक सड़क का पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। आज गाँव की सड़कें भी बेहतर हुई हैं, लेकिन हम इससे पहले ही जो है हमको सरकार में काम करने का अवसर मिल रहा था, तो जो है श्रावस्ती की सड़कें आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अगल बगल के जनपदों से बेहतर थी। तो इसी तरह से जो है अगर बिजली के क्षेत्र में बात की जाए तो बिजली के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, काम हुआ है। हमारे जनपद के बहुत सारे गांव मजरे ऐसे थे कि जहां के बुजुर्गों ने आज तक बिजली देखी नहीं थी, वहां पर जो है बिजली पहुंची है, आज लोगों के घर में रोशनी आई है, बहुत सारे काम हुए हैं। जो है अगर एज ए सांसद हमारे कार्यों का आकलन करेंगे तो हम जो है 21 नहीं 24 उतरेंगे। जो है जो एक सांसद के जो है ड्यूटी और कर्तव्य होते हैं उसको हमने बढ़ चढ़ करके पूरा करने का काम किया है। अगर यह केंद्रीय विद्यालय अभी हमारा जो मातृ जनपद है बहराइच, वहां पर अभी मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाया है आज तक, लेकिन हम 2014 में जो है हम सांसद चुने गए। 2015 में हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय शुरू करा दिया था अपने श्रावस्ती में, और आज उसका भव्य भवन भी बन करके अपने भवन में संचालित हो रहा है। सर अगर कोई युवा आपसे राजनीति में आने की सलाह मांगे तो आप उसे सबसे पहले क्या सीखने को कहें? सेवा और सिर्फ सेवा ही जो है राजनीति में सफलता का मंत्र है। और जब तक आप लोगों के दिलों में नहीं बैठेंगे, लोगों के सुख दुख में नहीं काम आएंगे, तब तक जो है सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। सेवा ही एकमात्र मंत्र है राजनीति में सफल होने का। सर आने वाले समय में आप अपनी पार्टी को किस दिशा में जाते देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है, सत्ता जिसका साध्य नहीं साधन है। जहां एक तरफ सारी पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं, वही हमारी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जो सत्ता को साध्य न मान करके साधन मानता है, मां भारती को परम वैभव तक पहुंचाने का। और इसीलिए हमारे जो महापुरुषों ने मंत्र दिया था चरैवत चरैवत चरैवत, आज देश सहित जो है मतलब आधे से अधिक राज्यों में हमारी सरकारें हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से दिन रात मेहनत करता है, काम करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना कोई घर परिवार नहीं है, पूरे देशवासियों को अपना परिवार मान करके 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। उसी तरह से हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अपना भी कोई घर परिवार नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों का अपना परिवार मान करके 18 घंटे मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तो अपने लिए नहीं, इस देश और प्रदेश की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए। तो जो हमारी विचारधारा है, जो लक्ष्य है माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाने का, उस विचारधारा को लेकर के ये पार्टी काम कर रही है। और हमारा कार्यकर्ता चरैवत के सिद्धांत पर चलते हुए जब तक उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। सर अगर आज आपको फिर से बड़ी जिम्मेदारी आपकी जनता देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जहां तक जनता की बात है, जनता आज भी हमें अपने सर आंखों पर रखती है, और हम अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानते हैं कि इतना असीम आशीर्वाद अपने जनमानस का हमको
मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और जब भी हमें पार्टी मौका देगी तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो है हमारी जनता उस काम को अपना काम मान करके, अपना चुनाव मान करके और जो है सफलता के परचम को लहराएगी। सर, जैसे एसआईआर में आपने देखा रिपोर्टें आ गई हैं, 2,79,00,000 के आसपास जो है वोट कट गए हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या जैसे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे वोट कट गए, हमारे कार्यकर्ता संपर्क करें वहां जाके, विपक्ष भी निशाना साध रहा है, ऐसी दशा में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहना कि हमारे वोट कट गए। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है, अभी कल ही हम लोग जो है वर्चुअली जुड़े थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो है अभी ये एसआईआर की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी उसका प्रथम चरण पूर्ण हुआ है। तो अब जो है मतलब जो सूची आ गई है, जैसा कि आपने अवगत कराया, 2,79,00,000 समथिंग जो है नाम मतलब जो है SAD मतलब जो है या मतलब या तो विलोपित हुए हैं या अनुपस्थित हुए हैं या डेथ हुई है। इसमें से 85 लाख लोगों का फॉर्म भी नहीं जमा हुआ। हाँ, तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि जब सूची आ गई है तो आप लोग अपने अपने बूथों पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है कि चेक करें कि उस सूची में जिनको जो है मतलब मृतक दिखाया गया है तो क्या वास्तव में मृतक हैं। अगर जीवित है तो उनको फिर से जो है फॉर्म 6 भर करके जो है उनका नाम सम्मिलित किया जाए। जिनको मतलब मिसिंग दिखाया गया है, गायब है, अगर वो मौजूद है तो फिर से उनको जो है नाम सम्मिलित कराया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो है कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और हमारी पार्टी की भी मंशा है कि कोई भी जो है जो वास्तविक नाम है वो छूटना नहीं चाहिए। और जो मतलब गलत तरीके से नाम सम्मिलित थे कि दो जगह पर नाम सम्मिलित थे, या जो है नेपाल के भी में भी नागरिक हैं, यहाँ पर भी मतदाता बने हुए थे, या मतलब जो है दो तीन जगह मतदाता सूची में उनका नाम सम्मिलित था। तो हाँ, तो इसी के पुनरीक्षण के लिए 20 साल बाद ये जो है मतलब एसआईआर की प्रक्रिया आई है, 20 साल बाद ये अवसर मिला है। तो उस अवसर का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा जो है सूची परिष्कृत हो, यही सबका ध्येय है, यही लक्ष्य है कि जो है वास्तविक सूची निकल करके आए, फेक नाम सारे डिलीट हो, वास्तविक नाम सारे सम्मिलित हो। सर, एक बहुत बड़ा सवाल शायद आपने भी देखा होगा, जनपद में हमारे चलता रहता है, जैसा कि आधार कार्ड की गणना 17 लाख के आसपास है, वोटर आईडी हमारे जनपद में करीब 12 लाख समथिंग कुछ हैं, लेकिन नेपाली नागरिक तमाम दोहरी नागरिकता के तमाम आप नेपाल बॉर्डर के करीब जाइए 4-5 हजार लोग लमसम रह रहे हैं। ऐसी दशा में इन नागरिक जो नेपाली लोग यहाँ रह रहे हैं 20 सालों से 15 सालों से, इनके लिए क्या कोई विकल्प सरकार के द्वारा बनाया गया या कोई ऐसी प्राथमिकता तैयार की गई? ये एसआईआर इसीलिए तो है कि मतलब जो है जो दो जगह नाम सम्मिलित है उनको जो है मतलब एक जगह रहना होगा। अगर यहाँ पर 15-20 साल से रह रहे हैं, सूची में नाम उनका सम्मिलित है, तो उनको अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अगर यहाँ के नागरिक हैं या नागरिकता ले ली है उन्होंने, तो उनको जो है एक जगह जो है एसआईआर का फॉर्म भर के उस जगह के मुस्तकिल जो है उनको मतदाता बनना होगा, दूसरी जगह का छोड़ना होगा। जैसे नेपाल राष्ट्र से हैं तो उनको नेपाल राष्ट्र से छोड़ना होगा, क्योंकि वो नेपाल राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से हैं। हाँ, अगर दूसरे राष्ट्र से हैं उनको अगर नागरिकता मिल गई है, क्योंकि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है जो है, और रोटी बेटी के हमारे संबंध है, इधर के लोगों की उधर शादियां होती हैं, उधर के लोगों की इधर शादियां होती हैं। तो अभी ये समस्या थी जो है बादल के इलाके में कि लोग दोनों जगह के जो है मतलब नागरिक थे और दोनों जगह की सूचियों में सम्मिलित थे, तो अब एक विकल्प उनको चुनना होगा। सर, हम आखिरी सवाल लेंगे, जैसा कि आपके सरकार पर तमाम लोग विपक्षी केवल ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं, लेकिन बात कुछ अलग आपकी रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो भी जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है सबको योजनाओं का, बल्कि जो लोग आरोप लगाते हैं सबसे ज्यादा जो है मतलब योजनाओं से वही लाभान्वित होते हैं। तो ये सब दोहरा चरित्र है जो है, ऐसे लोगों के कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। तो योजनाओं का लाभ भी लेते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं, नहीं होना चाहिए। जैसे सर शिवपाल यादव जी जो है, एक मीटिंग हुई थी उसमें कह रहे थे कि सारे ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएं तो हम सरकार बनाएं, इस पर आपका
ये उनका देवा स्वप्न है। मतलब काहे राधा न चाहिए काहे नौमन तेल बिकाई ब्राह्मण राष्ट्रवाद की विचारधारा का पोषक है, तो क्यों उनके संकीर्ण विचारधारा में सम्मिलित होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे हैं दद्दन मिश्रा जी, जो वर्तमान में इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि दद्दन मिश्रा जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू रहे हैं, हमेशा आप लोगों के साथ रहे हैं, क्योंकि ये बराबर जनता के बीच में संपर्क इनका बहुत तगड़ा रहा है, क्योंकि इन्होंने अतीक अहमद जैसे माफिया को इन्होंने हराया था। और इसके बाद कुछ दुर्भाग्य था कि जिसके कारण चाहे कूटनीति हो चाहे कोई षड्यंत्र हो, जिसके वजह से इनको इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिला, जिसके वजह से पार्टी भी शायद हो सकता है कि आत्मग्लान कर रही हो या पछतावा कर रही हो। क्योंकि हम ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम एक सवाल पूछना, क्योंकि हम नुक्कड़ या चौराहे पर जाते हैं तो तमाम लोगों में हम ये कहते सुनते हैं कि दद्दन मिश्रा जी को टिकट अगर लोकसभा का मिलता तो शायद आज ये लोकसभा के सांसद होते। लोगों का प्रेम है, स्नेह है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता और सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी हमको दायित्व देती है, जो भी जिम्मेदारी देती है, उस पर हम काम करते हैं। अभी हमको जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है, उस पर काम कर रहे हैं। भविष्य में जो भी जिम्मेदारी हमारी निर्धारित करेगी पार्टी, उस दिशा में काम करेंगे। तो दर्शकों, ये मैंने नहीं, क्योंकि हम चौराहे पर जब जाते हैं तो तमाम लोगों में ये चर्चाएं होती हैं कि दद्दन मिश्रा जी को टिकट मिला होता तो शायद आज ये यहाँ के सांसद होते लोकसभा श्रावस्ती के। और ये सत्य है, क्योंकि आप दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, आप अपने चौराहे पर या अपने जगह अपने समाज में देखेंगे तो, क्योंकि कम से कम 100% रिजल्ट आता रहता है। तो यही सब मुद्दों पर क्योंकि ये कर्मठ रहे हैं और हमेशा यहाँ जनपद श्रावस्ती के जननायक कहे जाते हैं रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में तमाम लोगों की मार्गदर्शन लोग लेते रहे हैं। और तमाम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी बड़े प्रेम भाव से, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से मिलता है, अपने भाई से मिलता है, कोई भी इनसे मिल सकता है कभी भी किसी वक्त। तो ये इनके अंदर जो गंभीरता और जो इनके अंदर बेहतर तरीके से, जो एक नेता का कहना चाहिए कि नेता के प्रति जो सेवा भाव है वो पूरी तरह से भरा पड़ा है कूट के। और इन्हीं सब बातों पर आज हमने सोचा कि आज दद्दन मिश्रा जी का हम इंटरव्यू लें, क्योंकि दद्दन मिश्रा जी से हम कई बार कहते आए थे माननीय जी से, और आज समय मिला है। और आज दर्शकों इन्होंने समय दिया, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र बड़ा लंबा है। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और पहले पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री भी थे। तो ऐसी दशा में इनका क्षेत्र बलरामपुर से लेकर कई जगह पर रहता है, मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दर्शकों, आपकी क्या राय है दद्दन मिश्रा जी को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इनके बातों से कितना आप सहमत हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को, क्षेत्र वासियों को, समस्त प्रदेश वासियों को, देशवासियों को नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं। ये नया साल आप सब लोगों के जीवन में नई खुशियां, नया रंग, नई उमंग लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बीच में पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद, वर्तमान में बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। और आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इन्होंने धन्यवाद कहा है। कमेंट जरूर करिएगा, आपकी बातों में पर जाके आप लोग कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।